कभी कभी जहर सिर्फ सांपों में नहीं होता, समाज की रगों में भी दौड़ता है। आज हम नलिन विलोचन शर्मा की मशहूर कहानी विष के दांत के जरिए समाज के इसी छिपे हुए जहर को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, विष के दांत। इस अनोखे नाम का, इस टाइटल का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सचमुच के दांत है या फिर इसका कोई और गहरा मतलब है? और इसी सवाल का जवाब ही इस कहानी की आत्मा है। जी नहीं, ये कोई असली दांत नहीं है, बल्कि ये विष के दांत समाज की जड़ों में फैला वो जहर है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता, जैसे भेदभाव, अमीरी गरीबी की गहरी खाई और घमंड से पैदा होने वाला अन्याय। ये कहानी असल में दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है जो एक ही शहर में एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है अमीरी और शानो शौकत, तो दूसरी तरफ है मजबूरी और आत्मसम्मान। देखते हैं ये दो परिवार कौन है। एक तरफ है सेन साहब, जिनकी दुनिया अपनी झूठी सफेदपोशी और रुतबे के दिखावे पर चलती है, और दूसरी तरफ है उनका ही एक कर्मचारी गिरधर, जो हर दिन मेहनत और स्वाभिमान के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इन दोनों की दुनियाएं मानो टकराने के लिए ही बनी थी। और जानते हैं, ये जहर सबसे पहले कहाँ दिखता है? सेन साहब के अपने ही घर में, जहां बच्चों की परवरिश में साफ साफ एक दोहरा मापदंड, एक डबल स्टैंडर्ड अपनाया गया है। देखिए, उनकी 5 बेटियां हैं जिन्हें हर तरह के अनुशासन और पाबंदियों में रखा गया है, जैसे वो कोई कठपुतलियां हों। और फिर है उनका एक लौता बेटा काशू, जिसे लाड़ से खोखा भी कहते हैं। उसे पूरी आजादी है, हर नियम कानून से छूट है। बस यहीं से कहानी का असली विष फैलना शुरू होता है। और जब इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बच्चे आमने सामने आते हैं तो टकराव तो होना ही था। कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है वो मदन और खोखा के बीच हुई झड़प ही है। कहानी का सीन एक गली में सेट है, जहां गिरधर का बेटा मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा है, अपनी छोटी सी लेकिन आजाद दुनिया में एकदम मगन। और तभी उस गली में एंट्री होती है सेन साहब के बिगड़े हुए बेटे काशू की। वो लड़का जिसे कभी ना सुनना सिखाया ही नहीं गया। वो मदन से लट्टू ऐसे मांगता है मानो वो कोई खिलौना नहीं बल्कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो। लेकिन मदन, जो शायद हमेशा से काशू के परिवार से दबता आया था, इस बार साफ मना कर देता है। ये सिर्फ एक बच्चे का इनकार नहीं था, ये उसके दबे हुए आत्मसम्मान की आवाज थी जो अन्याय के खिलाफ पहली बार उठी थी। इस ना से काशू का अहंकार तिलमिला उठता है। उसे तो ना सुनने की आदत ही नहीं थी, और बस वहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई का नतीजा